हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 के प्रीवियस 10 इयर्स के एजर्शन रीजंस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जल्दी से रिकॉल करते हैं कि एजर्शन रीजन होते क्या हैं। एक्चुअल में एजर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट को हम एजर्शन मान के चलते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जो सही हो, हम उसको क्या नाम दे देते हैं, एजर्शन। उसके बाद रीज़न क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये बताए कि एजर्शन क्यों सही है, ऐसी को इसको क्या बोल देते हैं, रीज़न बोल देते हैं। और साथ में हमें 4 आंसर दिए होते हैं, जैसे कि पहला आंसर क्या होता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसे सेकंड ऑप्शन क्या होता है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्या होता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। फोर्थ क्या होता है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। हमें इन चारों में से ढूंढनी होती है कि कौन सी स्टेटमेंट जो हमें एजर्शन रीजन दिया हुआ है उसका आंसर होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। हम इसके लिए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रीजन क्या दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एजर्शन रीजन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी एजर्शन की स्टेटमेंट को रीड करना है और देखना है कि क्या आपका एजर्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं। कहता डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एक सिंगल सब्सटेंस है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होने का मतलब इसमें हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, जिसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जहाँ पे एनर्जी देनी पड़े मतलब एनर्जी एंटर करे, उसको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। पहले हम ऐसे देख लेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स को, क्या दोनों कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब हम अपना रीजन रीड करते हैं। रीजन क्या कह रहा है, कहता डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब रीजन क्या कह रहा है, कहता लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन है ना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब डीकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, तो जो हीट है वो बाहर निकलती है। जिसमें हीट बाहर निकले तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब हमें ये तो पता लग गया कि पहली दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। अब हमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में आती है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों। क्यों? क्योंकि जो पहले दो आंसर के ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरी ऑप्शन क्या आती है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चे कई बार ये जान ही नहीं पाते कि जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन कर भी रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एजर्शन के साथ बिकॉज लगा के रीजन रीड करना है। मतलब दोनों को एक साथ रीड करना है और आपको देखना है कि क्या सच में जो रीजन है वो एजर्शन के बारे में बता पा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर भी पा रहा है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में हमें सिर्फ ये जनरली बताया गया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं, लेकिन रीजन में किसकी बात करी गई, ऑर्गेनिक मैटर की बात करी कि ऑर्गेनिक मैटर तो एक्सोथर्मिक होता है। रीजन ने हमें ये तो बताया ही नहीं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होती है। तो इसका मतलब रीजन ने तो बिल्कुल भी एजर्शन को एक्सप्लेन ही नहीं किया। रीजन तो अपनी एक और ही एग्जाम्पल की, सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहा है, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये रीजन एजर्शन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता एजर्शन देखते हैं सबसे पहले। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। रीजन देखते हैं अब, इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन
सनलाइट। अब जल्दी से हम ये सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन को रिकॉल करें। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी किसकी? सिल्वर क्लोराइड की। जब सिल्वर क्लोराइड को हीट करते हैं तो वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूटता है। अब हमारी असर्शन रीड करो। कहता जो सिल्वर होता है ना, ये किस कलर का होता है? जब सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है लाइट की हेल्प से तो सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। जो सिल्वर होता है ये ग्रे कलर का होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? असर्शन क्या है? कहता सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये तो ट्रू हो गया बिल्कुल। कहता इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इन सनलाइट। ये भी सही बात है। सिल्वर क्लोराइड कहता किस में डिकम्पोज हुआ? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो आइए देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड ग्रे क्यों हुआ। सिल्वर क्लोराइड ग्रे इसलिए हुआ क्योंकि वो सनलाइट में क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। किस में? सिल्वर में और क्लोरीन में। और जो सिल्वर होता है ये किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। मतलब हमें इसका रीजन भी पता चल गया कि वो ग्रे क्यों हुआ, क्योंकि उसकी सनलाइट में क्या हो गई? डिकम्पोजिशन हो गई और हमें क्या मिला? ग्रे कलर का सिल्वर मिला। तो इसका मतलब जो रीजन है उसने असर्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं ही हैं। कहता बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि रीजन ने एजर्शन को क्या कर दिया? एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एजर्शन देखते हैं हमारा क्या है। कहता ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर accompanied विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। कहता जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जब वो होती हैं तो हीट और लाइट बाहर निकलती है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना तो हीट बाहर निकलती है, हर केस में लाइट बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो हमारा जो एजर्शन हो गया वो तो हो गया फॉल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखी है, एक एग्जाम्पल दी हुई है। किसकी एग्जाम्पल? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है? क्विक लाइम। जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें स्लेक्ट लाइम मिलता है और साथ में हीट बाहर निकलती है। यहाँ सिर्फ हीट बाहर निकली, लाइट नहीं। तो इसका मतलब एजर्शन क्या हो गया? फॉल्स। अब रीजन पे चलते हैं। रीजन देखते हैं। रीजन क्या है? कहता कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। कहता ये जो रिएक्शन मैंने जो आपको ये एग्जांपल दी ना, ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि दो सब्सटेंसेस ने आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो रीजन में वो क्या कह रहा है? कहता कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। कहता लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना वो एक्सोथर्मिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं ना वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी है। एक एग्जाम्पल तो हमने ऊपर कर ली, ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। ये कौन सी है? हीट बाहर निकली, एक्सो। मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख रखी है जो हमने पहले करी थी, जो कि क्या थी? बर्निंग ऑफ कोल। चैप्टर में भी करी है। कार्बन को किसकी प्रेजेंस में बर्न किया गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर क्या निकली? हीट। बाहर हीट निकली है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो सब्सटेंसेस ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, हीट बाहर निकली। कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सो। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई। लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है, जब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? इन दोनों के रिएक्ट करने से क्या मिलता है हमें? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें? नाइट्रिक ऑक्साइड। और जो ये नाइट्रोजन होती है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, तो इसलिए क्या करना पड़ता है? इनकी रिएक्शन करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। मतलब हमें हीट क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। हीट देनी पड़ेगी मतलब हीट एंटर करेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एंटर करे तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी? एंडोथर्मिक की। इसका मतलब हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। असर्शन क्या है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। और रीज़न क्या है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो चलिए आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो मेटल्स हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। आइए इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पे नीचे ये रिएक्शन दी हुई है
कि जो ज़िंक है जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ज़िंक नाइट्रेट बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है कि जो ये नाइट्रिक एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर जब ये इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है ना, अगर इनिशियली कोई हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती भी है तो जो नाइट्रिक एसिड है उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और जो हाइड्रोजन गैस है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है, और वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होके वो क्या बना देता है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आइए अब दोबारा से स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, कहता हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन देखो, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकली। इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। चलो रीजन देखते हैं। कहता नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर। अब हुआ क्या, कहता नाइट्रिक एसिड ने किसको ऑक्सीडाइज कर दिया, जो हाइड्रोजन गैस थी, और क्या बन गया, वाटर बन गया। यही तो हमने अभी समझा। एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया अपनी ऑक्सीजन को लूज करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस इसीलिए नहीं निकली क्योंकि नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया। मतलब जो रीजन है वो पहली स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ट्रू तो है ही है और साथ में लेकिन क्या कर रहा है, पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले असर्शन देखते हैं। असर्शन क्या है, कहता इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन, और दोनों ने रिएक्ट करके हमें क्या दिया, जिंक बना और साथ में क्या निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। कहता इसमें क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। कहता इसमें जिंक ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। चलो आप देखते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, बिल्कुल। जिंक ऑक्साइड किस में बदल गया, जिंक में बदल गया, मतलब इसने अपनी ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो जिंक ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई हमारी ये स्टेटमेंट। आगे क्या है, कहता कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn। कहता कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे की रिडक्शन करवा दे। कार्बन ने ही तो ZnO का ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई है, मतलब कार्बन के कारण ही ZnO की क्या हुई है, रिडक्शन। तो कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये ट्रू भी है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ZnO की रिडक्शन क्यों हुई है, क्योंकि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है और कार्बन ने ही क्या किया है, ZnO को रिड्यूस करवाया है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल, क्विक लाइम की जो वाटर के साथ रिएक्शन क्या होती है, क्विक लाइम क्या है, CaO। जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, साथ में हीट बाहर निकली। अगर इसमें इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई पहली स्टेटमेंट। आगे क्या है, कहता क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। कहता ये जो क्विक लाइम है ये बड़ी विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलती है। ये स्टेटमेंट ट्रू भी है और पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है कि ये क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन इसलिए एक्सोथर्मिक है क्योंकि आप बिकॉज लगा के रीजन पढ़ के देखो, क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि जो क्विक लाइम है वो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो इसका मतलब दोनों ट्रू भी हो गई और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट को क्या कर रही है, एक्सप्लेन भी कर रही है। तो क्या आंसर हो गया, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की एजर्शन। एजर्शन क्या है, कहता है द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। कहता जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है जब उसमें हम क्या डालते हैं, लेड डालते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो लेड है ये लेड कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो क्या कर देगा, कॉपर को उसकी जगह से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, लेड सल्फेट बना देगा। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई हमारी, ट्रू, मतलब हमारा एजर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन देखें तो कहता लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिल्कुल यही बात हमने बोली। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। बिकॉज लेड इज, अब बिकॉज लगा के देखो, ये जो रीजन है ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल जो रीजन है वो हमारा ट्रू भी है और वो एजर्शन की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो किसके कारण होता है, कॉपर आयंस के कारण। लेड ने क्या कर दिया, कॉपर आयंस को जो उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, लेड सल्फेट बना दिया, जिसके कारण जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, कलरलेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं, सिल्वर सॉल्ट्स कौन से, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, हमने करा थे ना इसकी रिएक्शन चैप्टर में कि जो ये हैं ये किस में यूज़ होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होने होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी एजर्शन है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन क्या है, कहता है सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स। याद है हमने ये जो सिल्वर सॉल्ट्स वाला क्वेश्चन है ये क्या था, जो सिल्वर सॉल्ट होते हैं जब इसकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होती है, मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ, जब इसकी लाइट होती है तो किस में ब्रेक होता है, ये क्या रिएक्शन थी, AgCl। जब इसको लाइट में रखा जाता है तो किस में ब्रेक होता है, ये सिल्वर में, और साथ में कौन सी गैस निकलती है बाहर, क्लोरीन। तो ये कह रहा है डू नॉट डिकम्पोज, मतलब यहाँ तो डिकम्पोज होता है ये लाइट की हेल्प में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता एजर्शन देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की रिएक्शन याद है, नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन होती है। जब मीथेन की बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर बनता है, साथ में हीट निकलती है। अगर हीट बाहर निकल रही है तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो ये क्या कह रहा है, कहता है ये एंडोथर्मिक है, मतलब एजर्शन तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कहता मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसने रिएक्शन को, रीजन ने एक्सप्लेन कर दिया, कहता मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब रीजन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एजर्शन क्या है, कहता द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। कहता यहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है जो कि क्या दिखा रही है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन, मतलब आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन दिखा रही है। कहता है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। आइए देखते हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने आयरन है, 3 आयरन है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे कितने आयरन है, 3 आयरन है। रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 4। प्रोडक्ट साइड पे भी कितने ऑक्सीजन है, 4। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब एजर्शन तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए रीजन पे चलते हैं, देखते हैं रीजन क्या है। कहता द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। कहता ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये किस में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो एक केमिकल रिएक्शन है उसमें जो मास है वो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन कंजर्व रहता है, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर
बी डिस्ट्रॉयड। तो कहता है ये लॉ हमें ऊपर की इक्वेशन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये जो रीजन है ये ट्रू भी हो गया, ये ऊपर वाली रिएक्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये थे प्रीवियस 10 ईयर्स के चैप्टर 1 के एजर्शन रीजंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।